डियर फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के केस में क्या बेसिक डिसीजंस हमको लेने होते हैं। सबसे पहला हमें डिसीजन लेना है कि टू ग्रांट क्रेडिट और नॉट, उधार बेचें या न बेचें, उधार अलाउ करें या ना करें। उधार अगर हम नहीं अलाउ करते हैं तो हो सकता है हमारी सेल्स कुछ कम रहे, क्योंकि उधार जैसे ही अलाउ करते हैं तो बहुत सारे वो लोग भी आपसे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं जिनके पास फिलहाल लिक्विडिटी क्रंच है या पैसे की कमी है। तो अगर आप चाहते हैं कि उन लोगों को भी आप सामान बेचें, अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उधार भी बेचना पड़ेगा। इसके अपने फायदे नुकसान हैं, वो आपको देख लेना है कि उधार अगर बेचते हैं तो तमाम कॉस्ट जो है उसके केस में, तमाम रिस्क जो है उसके केस में रहता है। जैसे आप फंड जो इसके लिए उधार अगर सेल करते हैं तो बहुत सारा फंड चाहिए, वहीं अगर आप नगद सिर्फ बेचते हैं तो कम फंड में आपका काम चल जाएगा। तो जहां नगद का आपका दुकानदारी 1 लाख रुपए का है, सेल 1 लाख रुपए का है, तो वहां 1 लाख रुपए में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप उधार भी बेचने लगे तो हो सकता है 5 लाख रुपए की आपकी सेल हो जाए। अब 4 लाख रुपए उधार वालों के पास आपका फंसा रहेगा, मतलब 4 लाख रुपए आपको और अरेंज करना पड़ेगा। उसकी अपनी कैपिटल कॉस्ट होगी, वो डूब भी सकता है, उसको वसूली करने के लिए तमाम नए तरीके भी आपको अपनाने पड़ सकते हैं, तो उन पे भी खर्चा हो सकता है। तो ये उधार बेचने के अपने फायदे नुकसान हैं। सेल्स बढ़ेगा लेकिन रिस्क भी है। ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट पीरियड, आपको ये भी डिसाइड करना है कि अगर क्रेडिट आप अलाउ कर रहे हैं तो क्या ड्यूरेशन आप जो है क्रेडिट पीरियड की रखेंगे। ये क्रेडिट पॉलिसी आपको बनानी होगी, जिसमें आप देंगे कि हम 60 दिन का क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं या 45 दिन का या 30 दिन का, तो वो आपको ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट पीरियड मेंशन करना होगा, इस पे डिसीजन लेना होगा। थर्ड है डिसीजंस बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। असल में आपको उधार बेचने से पहले उससे जुड़ी हुई कॉस्ट्स और उससे होने वाले बेनिफिट्स का एनालिसिस कर ही लेना चाहिए, तभी उधार बेचने का डिसीजन आपका ज़्यादा सही, या कहेंगे ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा रीजनेबल माना जाएगा। कि अगर उधारी में बेचने से, क्रेडिट पे सेल करने से आपकी जो कॉस्ट आ रही है और जो बेनिफिट उससे आपको मिल रहे हैं, उन दोनों का एनालिसिस आप करके जान सकते हैं कि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या फिर बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, पॉजिटिव नेट वैल्यू आ रहा है, तो यू विल ग्रांट क्रेडिट विल बी ग्रांटेड। अगर नेगेटिव नेट वैल्यू आपको, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने क्रेडिट सेल को लेके किया और नेगेटिव नेट वैल्यू मतलब कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, डिफॉल्ट का रिस्क ज़्यादा है, कैपिटल जो उसमें ब्लॉक हो रही है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, और इवन आप जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के लिए ऑफिशियल्स आप बैठा रखे हैं, आपने स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस का भी खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं इस क्रेडिट सेल्स के या रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के, वो अगर ज़्यादा है और उससे आने वाला बेनिफिट एक्स्ट्रा जो सेल हुआ 4 लाख रुपए का, उससे जो रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है वो अगर कम है, तो नेगेटिव नेट वैल्यू के केस में क्रेडिट नॉट ग्रांटेड, आप उधार नहीं बेचेंगे। तो इस तरह के डिसीजन आपको रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के केस में लेने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। उद्देश्य क्या होते हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, उद्देश्य रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के, इनको जरा हम वन बाय वन देख लें। हमारा सबसे पहला उद्देश्य रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के पीछे रहता है कि मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उस पर मैक्सिमम रिटर्न आप चाहते हैं,
तो आप फुल एक्सटेंट तक अपनी सेल्स को ले जाना चाहेंगे ताकि रिटर्न आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल पाए। तो इन्वेस्टमेंट पे जो आपने कर रखा है उस पे रिटर्न आप मैक्सिमाइज करने का उद्देश्य लेके चलते हैं, और कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स में आपका जो पैसा फंसा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपने इसमें लगाया, क्योंकि 1 लाख रुपए की तो नगद आपकी कैश सेल्स थी। आपने जो ऐसे कस्टमर्स हैं जो उधार ही खरीद सकते हैं, जिनके पास लिक्विडिटी क्रंच है, कैश नहीं है, तो उनको बेचने के लिए आपने उधार क्रेडिट सेल अलाउ किया, तो 4 लाख रुपए का रिसीवेबल्स में आपको और लगाना पड़ा। तो 4 लाख रुपए जो लगाए हैं उससे आपको रिटर्न जो है वो अच्छे से अच्छा मिल सके, ऐसा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। सेकंड, मेंटेनिंग अप टू डेट रिकॉर्ड। मेंटेनिंग अप टू डेट रिकॉर्ड, ये जो भी रिसीवेबल्स का हिसाब है या क्रेडिट सेल्स का हिसाब है, उसका अप टू डेट रिकॉर्ड आप रखना चाहते हैं। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के पीछे आपका ये उद्देश्य है कि अप टू डेट रिकॉर्ड जो है फॉर एक्यूरेट बिलिंग के लिए अप टू डेट रिकॉर्ड आप रखना चाहते हैं। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का दूसरा उद्देश्य मेंटेनिंग अप टू डेट रिकॉर्ड। थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका है मैक्सिमाइज सेल्स। मैक्सिमाइज द सेल्स। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आपने लगाया ही इसलिए है कि आप उस सेल्स को भी करना चाहते हैं, उन कस्टमर्स को भी सेल करना चाहते हैं जो उधार खरीद सकते हैं। तो आपने ये रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का उद्देश्य है अपनी सेल्स को, आपकी सेल्स को बढ़ाना टू द फुल एक्सटेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए का माल बेचेंगे और उस पर 40% की अर्निंग कर रहे हैं तो सिर्फ 40,000 रुपए की इनकम आपकी होगी। और अगर आप 1 लाख रुपए के मुकाबले 10 लाख रुपए का माल बेचेंगे तो 4 लाख रुपए की इनकम आपकी होगी। तो इनकम को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ानी आपको पड़ेगी, और सेल्स बढ़ाने के लिए क्या है कि आपको अपने जो उधार वाले कस्टमर्स हैं उनको भी सेल करना पड़ेगा। सो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आपने इसलिए लगाया कि सेल्स आपकी बढ़ सके। और चौथा है एस्टैब्लिश द बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी। आप चाहते हैं कि जो क्रेडिट पॉलिसी है आपकी अच्छे से काम करे, अच्छे से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उसे, तो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आपको रखना ही पड़ेगा।